तो 343 का घनमूल, फिर 343 का घनमूल, और उसके ऊपर है क्यूब स्क्वायर, और इस तरफ है 216 का घनमूल, फिर 3 का घनमूल, और उसके बाद में क्यूब। इसका फॉर्मूला एकदम बेसिक सा है, देखो सी घनमूल की, तो देखो ये पी है, मतलब ये मेन जिसके बाद 216 है, तो एम एन क्यूब, तो इस तरफ जिस प्रकार ऊपर इस तरफ से स्क्वायर या क्यूब लगे तो वो लिखते हैं ऊपर बटा में, इस तरफ आए ए बी सी तो वो लिखते हैं बटा में, और ऊपर घर में लिखते हैं, सॉरी। तो देखो 343 को हमने पहले कॉमन पकड़ लेते हैं, 343। अब देखो ये क्या है, ए बी सी, ए बी सी नीचे आते हैं और एम एन ऊपर आते हैं, तो ए बी सी नीचे आएंगे तो गुणा ए बी सी कितनी है 3, 3 इंटू 3, ठीक है। इस तरफ क्या देखो 216 इंटू एम क्या है सिर्फ एक, ए बी सी क्या है 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो अब एक बात और, ये 343 है किसका घनमूल है, और ये 216 है किसका घनमूल है। हमें लगभग 20 तक 30 तक वर्गमूल और 20 तक घनमूल याद होने चाहिए। तो 343 7 का क्यूब है, 7 का क्या है क्यूब। इधर क्या बचा 1/3 इंटू 1/3 गुणा 216 है 6 का क्यूब इंटू इधर भी 1/3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो बचा क्या 7 इंटू 6, और 7 इंटू 6 कितने होते हैं 7 6 42, तो अपना आंसर क्या है 42। इसका सीधा सा फॉर्मूला है वैसे, P बराबर एम एन ओ बटा में ए बी सी, ये फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको घनमूल वर्गमूल याद होना चाहिए और फॉर्मूले में रखो और आंसर। एक आदमी अपनी टीवी है तो 17% घाटे पर बेचता है, अगर उसने इसे 1056 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो टीवी को क्या करना क्रय मूल्य, बात लिख दी। अगर टीवी ने 17% घाटे पर बेचे, लेकिन भी सागी टीवी ने 1056 रुपया ज्यादा बेचा, तो बिन क्या है 5% को लाभ हुआ है, तो भी टीवी को क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अपन एक क्वेश्चन नहीं 100 वाला मेथड कर सका, जिस प्रकार देखो टीवी ने बेचा कितने रुपये में बेल 17% घाटा पर, अर्थात 83% पर। लेकिन अगर वो बिन 1056 रुपया ज्यादा बेच दिया तो बिन प्रॉफिट कितने रुपया हुआ 5% को, 5% को प्रॉफिट हुआ, तो 100 + 5, तो वो टीवी कितने रुपया में बेच दिया 105 रुपया, मतलब 105% में। लेकिन वो रुपये में कितना बेचा है 1056 में, अर्थात वो 83 में ले गए 105 तक, यानी बीच में अंतर है नहीं परसेंटेज में, वो कितने रुपया बराबर है 1056 रुपया ज्यादा बेचा है, अर्थात 1056 रुपए ज्यादा बेचने पर क्या करा 5% को प्रॉफिट हुआ है। तो अंतर कितना 83 में 105 तक, कितना परसेंट वृद्धि हुई 22%, पहला 83% घट, मतलब 83% पर वैल्यू पर वस्तु बेचो और अब 105 पर बेचा है, तो अब बढ़ोतरी कितनी है 22% की बढ़ोतरी हुई है परसेंटेज में, और भैया 1056 रुपया ज्यादा हुई है, तो 22% बराबर 1056। अपन पूछे क्या मूल्य है, क्रय मूल्य क्या है 100%। तो देखो 1056 बट्टा 22% अंतर है, इनको अपन क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना 100। तो देखो 22 को काटो, बाई दूनी तो मारो, 22 या 66, 22 चौक 88, 22 5 110, लेकिन 22 चौका 88, बचा कितना
17 एक छिहत्तर 22 66 22 85 76 तो 48 इंटू 100 तो टीवी को करे मुझे क्या 4800 रुपए कॉस्ट प्राइस है सीपी 48 रुपए। ठीक है 15 0.18 और 0.45 का एलसीएम ज्ञात करना है। ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको एकदम आपकी एग्जाम में के लिए बूस्ट करने के लिए ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया। ठीक है अब देखो इनका एलसीएम ज्ञात करना है। अगर पॉइंट है तो हम पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 पॉइंट के आगे दो अंक है तो 100 15/100 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं कैसे, ठीक है इसे लिख सकते हैं देखो 18/100 और इसे लिख सकते हैं 45/100। ठीक है इसमें क्या होता है अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो जो ऊपर है उसका एलसीएम होता है और नीचे बचे उसका क्या होता है एचसीएफ। तो देखो एलसीएम बटा एचसीएफ, एचसीएफ तो पहली संख्या हमारी 15/100, दूसरी संख्या 18/100 और तीसरी संख्या 45/100। तो देखो ऊपर वाले का क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना और नीचे वाली संख्या क्या करना है एचसीएफ। एलसीएम वह होता है जो इन सभी संख्या से कट जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो 15 से भी कट जाए 18 से भी कट जाए और 45 से भी कट जाए। तो 15 और 18 और 45 का एलसीएम देखो पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं हम यहाँ से बड़ी संख्या का एलसीएम मान लेते हैं 45 का एलसीएम मान लेते हैं। तो ये 15 से तो कटती है 45 लेकिन 18 से कटती है नहीं। तो हम क्या करेंगे इस बड़ी संख्या का क्या कर लेते हैं दुगुना करके देख लेते हैं। तो बड़ी संख्या का दुगुना क्या है 45 दूना 90। तो देखो 45 का तो पूरा भाग जाता है उसमें 45 इंटू 2 90 होता है। 15 का भी 15 6 90 और 18 भी 18 5 90। तो हमारा एलसीएम क्या प्राप्त हुआ 90 प्राप्त हो गया। और एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ वह संख्या होती है जो हाईएस्ट कॉमन मतलब मिनिमम हाईएस्ट कॉमन जो छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी को काट दे इन सभी से वो कट आउट हो जाए। तो देखो इन सभी में कॉमन क्या 100 ही है तो 100 ही ले लेते हैं हम। ठीक है तो अपना आंसर क्या होगा देखो 0 से 0 कैंसिल तो 9/10 अर्थात 0.9। तो अपना एलसीएम क्या प्राप्त हुआ 0.9 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए 50,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में कितने 4 वर्षों में 72,000 रुपए हो जाती है। तो प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात करनी है हमें। देखो 50,000 रुपए अपना मूलधन क्या है प्रिंसिपल कितने रुपए 50,000 रुपए। ठीक है और ये 4 सालों में 4 वर्षों में कितनी हो जाती है टाइम्स ईयर्स बोल देते हैं 72,000 रुपए। ठीक है तो हमें 1 साल की ब्याज दर ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अब रेशियो मेथड से करते हैं पहले वो देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है राशि 50 से 72,000 रुपए हुई है तो अंतर कितने रुपए आया अंतर 50,000 से 72,000 रुपए हुए थे तो आपने रेशियो जगा दिया तब क्या 50 से 72 हुई है। 50 से 72 होने में अंतर कितना हुआ 22 रुपए बढ़ी है। तो 4 सालों में 22 रुपए बढ़ी है। कितने सालों में 4 सालों में 22 रुपए बढ़ी है। तो 1 वर्ष में कितने बढ़ेगी तो वो देख लेंगे। तो 22 रुपए बढ़ी है कितने पे 50 रुपए और कितने वर्ष में 4 साल में। और हमें ज्ञात क्या करना है प्रतिवर्ष अर्थात 1 साल की ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो प्रतिवर्ष ज्ञात
प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 4 से गुना। और देखो 50 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, तो 2 से 22 को काटेंगे तो अपनी ब्याज दर है जो आर से डिनोट करते हैं रेट, तो कितनी हुई 11%। एक साल की ब्याज दर प्राप्त क्या हुई 11% हुई। एक तो ये होगा और दूसरा तरीका देखो सूत्र क्या है PRT बटा 100 बराबर SI, अर्थात मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 बराबर क्या होता है ब्याज प्राप्त होता है हमें। तो हमें मूलधन दिया हुआ है 50,000 रुपए, और हमें मिश्रण धन अर्थात मूलधन प्लस ब्याज कितना दिया हुआ है अमाउंट 72,000 रुपए। ठीक है, तो मैं क्या ज्ञात करना है SI ज्ञात करना है। तो देखो 50,000 से 72,000 हुई है, तो अमाउंट में से अमाउंट अर्थात मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे तो क्या प्राप्त होगा ब्याज। तो देखो 72,000 में से 50,000 निकालने पर क्या हुआ 22,000 रुपए क्या प्राप्त हुआ ब्याज प्राप्त हो गया। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं। देखो मूलधन कितना है 50,000 रुपए, हमें दर ज्ञात करनी है, समय कितना है 4 साल बटा 100 बराबर ब्याज कितना मिला हमें 22,000 रुपए। ठीक है, और देखो इन 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 22 को काटेंगे तो क्या हुआ आर, इधर क्या बचा आर सॉरी, तो आर अर्थात ब्याज दर है जो कितनी परसेंट हुई 11% प्राप्त हुई। और इसका बेसिक साधारण सा सूत्र है, एक सूत्र और लिखा देता हूँ। अगर दर ज्ञात करनी हो तो अर्थात आर ज्ञात करनी हो तो क्या होता है SI इंटू 100 बटा में मूलधन गुणा समय। ठीक है, ये एक सूत्र है जब भी दर ज्ञात करनी हो तो। ठीक है, तो देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 संख्याओं का औसत है जो 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 अंक जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। अर्थात 12 संख्या है कोई, उनका औसत 25 है, और यदि उन प्रत्येक संख्या में 6 अंक जोड़ दिया तो नया औसत क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, देखो कभी भी आए इस प्रकार का सवाल कि कोई भी संख्या हो जिसमें 6 अंक जोड़ दिया जाए या कुछ भी घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, तो उसका डिफरेंस एकदम सीधा सीधा प्रभाव जो औसत है पहले उस पे पड़ता है। जिस प्रकार देखो कि 12 संख्याओं का औसत 25 है और उसमें 6 अंक जोड़, प्रत्येक संख्या में 6 अंक जोड़ दिए जाते हैं, तो प्रत्येक संख्या में 6 अंक जोड़ दिया दिए अर्थात हर संख्या में 6 अंक वृद्धि होगी, तो औसत में भी क्या होगी उतने अंक की भी वृद्धि होगी। अर्थात पहले औसत कितना था 25, तो न्यू औसत क्या होगा, न्यू औसत क्या होगा इसमें भी क्या होगी प्रत्येक संख्या में 6 प्लस किए जा रहे हैं, तो औसत में भी क्या करना है 6 अंक सीधे जोड़ देंगे, तो 25 में 6 अंक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 31, तो अपना न्यू औसत अर्थात नया औसत क्या होगा 31। ठीक है आंसर। अगर बोले आपकी इस सवाल में तो यह बाई चांस संख्याएं चेंज हो जाए और जोड़ने की जगह घटा दिया जाए, बोले मतलब कोई भी सवाल है कि भाई 20 संख्याओं का औसत 40 है और प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो न्यू औसत को क्या होगा, तो क्या करना है जो हमें औसत दिया है उसमें से वो संख्या घटा देनी है। और कई बार ये बोला हो कि भाई मान लेते हैं कि 25 संख्याओं का औसत 75 है और प्रत्येक संख्याओं को 4 से गुणा किया जाए या 2 से गुणा करते हैं तो न्यू औसत क्या होगा, तो 2 से गुणा किया है तो जो औसत दिया हुआ है 75, तो 75 को 2 से गुणा कर दो अपना नया औसत आ जाएगा। तो अपनी 12 संख्याओं का औसत 25 है और प्रत्येक संख्या में 6 अंक जोड़े जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 25 पहले औसत अपना था
25, तो 25 में सीधा 6 जोड़ देंगे तो 6 जोड़ने पर तो न्यू औसत प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ? 32। तो अपना क्या है कि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 6 सेमी और 8 सेमी है, और यदि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? 4 सेमी, तब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया गया है समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है आपके। तो देखो समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, पहले तो ये देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। ठीक है, और ये होती है ऊंचाई, ये है समलंब चतुर्भुज। समांतर भुजाएं अर्थात ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाएं दी है 6 सेमी तथा 8 सेमी, ये 6 सेमी है, मतलब 6 सेमी सेंटीमीटर, और ये है 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है इसका, समलंब चतुर्भुज का? 1/2 इंटू ए प्लस बी गुणा ऊंचाई। तो देखो 1/2 ए प्लस बी 6 प्लस 8 गुणा ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 1/2 6 और 8 14 गुणा 4, 2 से कट कर देते हैं 7, 7 इंटू 4। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो भी 3D या 2D या मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमें ज्यादातर फॉर्मूला को हमेशा याद करते रहना चाहिए कि बस फॉर्मूले याद होंगे तो ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ आपके एग्जाम में, या स्पीड बढ़ाने के लिए टेस्ट में कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको क्या याद होने चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको वर्ग है ना, ये 40 तक वर्ग याद होने चाहिए, और घन अर्थात क्यूब है लगभग 20 तक याद होने चाहिए एकदम वैसे तक। और हमें है ना महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण प्रश्न पर ज्यादातर और पीवाईक्यू और प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, तभी हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो आज